अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर शातिया वागू है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ब्रेस्ट सर्जन। बेसिकली जो आपकी सर्जरीज होती है ब्रेस्ट की, हर्निया, लैप्रोस्कोपी, वो सब मैं करती हूँ। मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस सैंटा क्रूज, कुर्ला, चेंबूर, गोवंडी, ये सारे एरियाज़ हैं। और यहाँ पे डॉक्टर रेशमा के स्पेशल इनविटेशन पे मैं आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ फॉर द लास्ट 2 years मैं काफ़ी रेगुलरली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट कंपनीज़ के साथ बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स या लेक्चर्स या वो ऑर्गेनाइज करते आ रही हूँ। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप एक बार आपको किसी को घर में हो गया तो आपको पता चल गया, वैसी बीमारी नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई एक चीज़ से कैंसर नहीं होता है, ठीक है। जैसे बुखार होता है, आपको एक वायरस से हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यहाँ है, वो है। कैंसर का वैसे नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और कोई एक सिंगल फैक्टर को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। और कैंसर के ट्रीटमेंट कॉज फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है, इससे कैसे बाहर आए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, पेशेंट के घर वालों के लिए भी। तो एक फुल होलसम ट्रीटमेंट होता है। कोई एक बंदे का जो कैंसर पेशेंट है सिर्फ उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उनके साथ जो घर वाले हैं, उनके बच्चे, उनके शौहर, माँ बाप, जो भी है, वॉट एवर एज आप डिटेक्ट होते हो वो। और एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। यहाँ बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे जो बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे रिलेटेड टू कैंसर बात करेंगे। मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है आपके कैंसर होने से पहले का, जैसे कि आपके स्क्रीनिंग या प्रिवेंशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अर्ली स्टेज पे कि कैंसर हुआ है, नहीं हुआ है या हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स पे मैं बात करूँगी। मेरे बाद वाले स्पीकर्स प्रॉब्ली दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। सो कैंसर के बारे में जस्ट एक क्वेश्चन सिर्फ आपको पूछना है, किसी को आंसर करना हो तो कर सकते हैं। आपको पता है कोई चीज़ जिससे कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है, कोई चीज़ अवॉइड करने से या कुछ आपके जनरल नॉलेज से जो भी आपको पता हो? यस प्लीज। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? Can we have a mic circulating? और कोई प्लीज? जंक फूड? ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई इलाज है? I'll come to that. मैं एक एक करके आपके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अभी खाली आप मुझे बताइए, आपको पता है कोई चीज़ जिससे कैंसर अवॉइड हो सकता है? जैसे इन्होंने बोला सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, विच इज राइट। इन्होंने बोला जंक फूड। I'll come to that, sir. Definitely. Okay. I will. I'll take your question later. Please उनको माइक बाद में देना। Okay. So जैसे आपने जो बोला कैंसर कैन बी अवॉइडेड सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको से, विच इज़ राइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल रीजन्स। जो आप तंबाकू खाते हैं, सिगरेट, बीड़ी जो भी लेते हैं, उसको बंद करने से आपका कैंसर का रिस्क रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इस पर वेरिएबल स्टडीज़ है, ठीक है। हम आज जो भी बात करेंगे वो साइंटिफिक स्टडीज़ पे, जो भी ट्रीटमेंट्स हम फॉलो करते हैं कैंसर के लिए, ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये एक ही प्रोटोकॉल फॉलो होता है। ऐसे नहीं कि इंडिया में अलग होता है, अमेरिका में अलग होता है, दूसरी कंट्रीज़ में अलग होता है। वर्ल्ड वाइड एक ही प्रोटोकॉल फॉलो होता है, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। और वो स्टडीज़ करते हैं उस पर पता करने के लिए कि ये बीमारी के लिए ये काम करने वाला है, ये चीज़ से कम होने वाली है, नहीं होने वाली है, नॉल दैट। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है या फिर बीड़ी, सिगरेट पीना जो है, तंबाकू खाना जो है, टोबैको इन शॉर्ट, जो सबका कॉमन कंटेंट है, इट इज़ सबसे कॉमन चीज़ है जिसको अवॉइड करने से आपका कैंसर का रिस्क प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप सिगरेट समझिए पी रहे हैं पिछले 10 साल से, 5 साल से आपने छोड़ दिया,
तो आपका ज़रूरी नहीं छोड़ने के टाइम से आपका रिस्क कम हो जाएगा, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका रिस्क कम होता है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली उसको नहीं टच कर रहे, आप नहीं ले रहे, तो ही उसका रिस्क रिड्यूस होगा। ऐसे नहीं आपने 2 साल छोड़ दिया फिर वापस स्टार्ट कर दिया तो आप वापस नहीं चले गए, वो कैंसर रिस्क जो रिड्यूस होने वाला है वो नहीं रिड्यूस होगा। ठीक है, तो एक तो कैंसर का रिस्क रिड्यूस होगा, समझिए आपको कैंसर हो भी गया तो उसके बाद आपको जो कैंसर की वजह से डेथ, जो मॉर्टैलिटी जिसको हम बोलते हैं, जैसे जानलेवा जो हो सकता है, उसका रिस्क कम हो सकता है अगर आपको कैंसर हो गया। एक बार कैंसर होके दूसरा कैंसर होने का रिस्क कम हो सकता है अगर आपने सिगरेट छोड़ दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप करंट स्मोकर्स को अगर मतलब जो अभी प्रेजेंटली सिगरेट पी रहे उनके कंपैरिजन में कम से कम 30 to 40% रिडक्शन है अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 5 years मिनिमम। ओके, अभी अगर आप कैंसर हो चुका है आपको और आप फिर भी सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं किसी वजह से, तो आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी अफेक्ट होता है। मतलब जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं कैंसर के लिए वो अफेक्ट होगा। आपके आउटकम्स यानी कैंसर ट्रीटमेंट से आउटकम्स क्या निकलेंगे, आप क्योर होंगे नहीं होंगे, कितना क्योर होंगे, कितने दिन के लिए, ये भी अफेक्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि अगर आप बंद कर रहे हैं तो होल एंड सोल आपको उस पर फोकस करना है कि हम वापस तंबाकू को हाथ ना लगाएं। इसके लिए बहुत सारे चीज़ें होती है जिसके लिए हम करते हैं। ठीक है, तो एक होता है हम एडवाइस करते हैं, दूसरा होता है हम रेफर करते हैं पेशेंट को या कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो तंबाकू नहीं टच करने के लिए आपको काउंसिल करेंगे, दवाइयाँ शुरू करेंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है जिससे आपको लगता है, आपकी बॉडी को, माइंड को लगता है कि हाँ मैं तंबाकू खा रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली टोबैको या तंबाकू नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ऑल्सो स्मोकिंग से बहुत सारे कैंसर्स अफेक्ट होते हैं। डायरेक्टली जो अफेक्ट होते हैं वो है फेफड़ों के कैंसर, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है मर्दों में, एंड दूसरा होता है मुंह के कैंसर, तो हेड एंड नेक कैंसर्स जो होते हैं, जिसमें बेसिकली आप तंबाकू जो चबाते हैं, डायरेक्टली रखते हैं, या फिर बीड़ी बहुत ज़्यादा वो एक अलग टाइप से अंदर की साइड पे जो जलती हुई बीड़ी अंदर रखते, कुछ गाँव में कहीं कहीं ऐसे वो प्रैक्टिस है, तो वो सब चीज़ों में रिस्क बढ़ जाता है। बट जिन कैंसर्स में डायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं है स्मोकिंग, ठीक है, जैसे पेट का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल, उसमें भी स्मोकिंग रिड्यूस करने से आपके कैंसर के आउटकम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यहाँ से आप जब जाएंगे तो या आपके कोई फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो है जो स्मोक करते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको आपको बताना है कि आप जितना जल्दी उसको स्टॉप कर सकते हैं उसके लिए अच्छा है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि इसके लिए जो हमने बोला कि मेजर्स है दूसरे वो हम फॉलो कर सकते हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, सो दिस इज वॉज अबाउट टोबैको। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टोबैको आई वुड लाइक टू आंसर बिफोर आई मूव अहेड। अगर किसी को टबैको के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, वी मूव ऑन। थोड़ा सा बोरिंग है बट आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, डोंट वरी। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन है, एक जो हम कंफर्म करते हैं उसमें कोई ऐसे कंफ्यूजिंग ये नहीं कि हम बोल सकते कि नहीं आप ये दवा ले लो आपका ये कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा, नहीं, ये वो नहीं है। जैसे सर्जरीज में मैंने बोला ये करने से सर्जरी आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क या उसका अगर पॉजिटिव फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री, तो कम हो सकता है। वैसे ये सप्लीमेंट्स में ऐसे कुछ भी नहीं है कि ये हो सकता है। ठीक है, कुछ जगह पे, कुछ स्टडीज़ में आप न्यूज़पेपर या कहीं पढ़ोगे, सोशल मीडिया पे, पेन किलर्स के बारे में भी बोला गया है कैंसर रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी। बट ये सारे जो स्टडीज़ है ना, ये एनिमल मॉडल्स में पहले होते, बाद में ह्यूमंस में होते। तो एनिमल मॉडल्स में पॉजिटिव स्टडीज़ है, बट ह्यूमन मॉडल्स में ये रेप्लिकेट, मतलब उसको पॉजिटिव कन्वर्ट रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये भी हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ब्रेस्ट कैंसर कुछ दवाइयों से रिड्यूस हो सकती है, तो वो है हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है कुछ जिनसे रिड्यूस हो सकता है। बट ये हार्मोनल ट्रीटमेंट्स सिर्फ आप एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या जो लोग इसके साथ ट्रीट करते हैं उनके गाइडेंस में ही ले सकते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बोलेगा आप ये ट्रीटमेंट लो, आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसके एविडेंस होते हैं, उसके क्राइटेरियाज होते हैं कोई भी पेशेंट में स्टार्ट करने के लिए। तो एक सर्टिफाइड
मेडिकल या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के एडवाइस पे आप चालू कर सकते हैं, जो रेगुलरली कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ डील करते हैं। वो आपको सबसे बेस्ट सलाह देंगे कि आपके लिए या आपके घर में कोई पेशेंट है उनके लिए ये ट्रीटमेंट वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। अच्छा, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट भी है जो आपने सुना रहेगा, हल्दी, ग्रीन टी तो आपने सुन लिया है, अदरक, जिंजर जो बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और ये सारे बेरीज होते हैं, ये भी कुछ आपने रिजल्ट पढ़े रहेंगे। तो उसका भी स्टडी सप्लीमेंट्स की तरह ही है, इट इज़ नॉट कंक्लूसिव, इस पर कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है कि इससे कैंसर रिस्क रिड्यूस हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि ये खाइए आपका कैंसर का रिस्क रिड्यूस होगा, आप खाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो खाने में, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, आपका इम्यूनिटी बेटर होगा। बट आपका इम्यूनिटी को कैंसर बेटर होगा कि नहीं, इसकी कोई स्टडीज़ कंफर्म नहीं है। तो अंधविश्वास में ये मत खाइए, आप आपकी इम्यूनिटी इन जनरल बढ़ाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, ठीक है। अभी कुछ कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है। ठीक है, हमने सबसे पहले टोबैको बंद करने का बात किया, सेकंड हमने कैंसर सर्जरी रिस्क कम करने के लिए सर्जरीज की बात की, तीसरा हमने सप्लीमेंट्स की बात की, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो थे हल्दी और ये सब उसकी बात की, चौथा आएगा वैक्सीन्स। ओके, वैक्सीन्स कुछ कैंसर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, HBV वैक्सीन, काफ़ी सुना रहेगा आपने, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बहुत सारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, ये आप ले सकते हो। ओके, इससे इमिजिएटली आपका रिस्क रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी कॉजेज लिवर कैंसर। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, इमिजिएटली 1-2 साल में आपको कैंसर होगा, ऐसे नहीं है। ओवर 10-15 ईयर्स, 20 ईयर्स, डिपेंडिंग आपका इम्यूनिटी क्या लेवल पे है, कैसे है, उस हिसाब से। सो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो वैक्सीन आती है, HBV वैक्सीन, इट इज़ प्रोटेक्टिव, इट हैज़ बीन प्रूवन। तो आप HBV वैक्सीन ले सकते हैं इन जनरल टू अवॉइड द इन्फेक्शन एज वेल। ठीक है, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड कैसे होता है? सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। सेकंड, गर्भवती औरतें अगर पॉजिटिव है तो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकती है, बट अगर आप वैक्सीन ले लें तो बच्चे को अवॉइड हो सकता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अभी मैंडेटरी टेस्टिंग होती है, 2 बार टेस्टिंग होती है जब आप ब्लड देते हैं तब, जब ब्लड का रिक्वायरमेंट आता है तब वापस रीटेस्ट होके ही वो पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो 2 बार उसको रीटेस्टिंग होती है और उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसमें यूज़ करना रहता है, उसके बियॉन्ड नहीं यूज़ करना। तो अब ये इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया, बट जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हो चुका है या जिनको अवॉइड करना है ब्लड कांटेक्ट से किसी पेशेंट के, जैसे हम हेल्थ वर्कर्स को बहुत रिस्क रहता है क्योंकि हमारा ब्लड के साथ पेशेंट के बहुत कांटेक्ट होता है, तो हम या तो ग्लव्स, डबल ग्लव्स पहन के सर्जरीज या जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, इवन हमारा जो स्टाफ ब्लड कलेक्शन कर रहा है, और हम रेगुलरली वैक्सीन लेते हैं। एवरी 5 years वी आर वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। दोनों के रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग है, दोनों ने प्रूव किया है कि लिवर कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हेपेटाइटिस बी और सी का वैक्सीन ले सकते हैं, आपके हेल्थ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अनलेस आपका अंडरलाइन कोई लिवर कंडीशन है, कंजेनाइटली लिवर की कोई बीमारी है, वो ऑब्वियसली आप आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर बोलेंगे आप ले लीजिए, आप ले सकते हैं, आपको अदरवाइज कोई हेल्थ हजार्ड यानी प्रॉब्लम्स नहीं स्टार्ट होंगे इसकी वजह से। ठीक है, दूसरा है लेडीज़ में एंड जेंट्स में भी कुछ एक पर्टिकुलर इलनेस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। ये आपने काफ़ी सुना रहेगा, स्पेशली यंग गर्ल्स ने काफ़ी सुना रहेगा। सो HPV के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है जो काफ़ी बेनिफिशियल है एंड इट हैज़ प्रूवन कि आपका सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है, आपका सर्वाइकल कैंसर का ये कम हो सकता है प्रमाण, आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा इफ़ यू टेक योर HPV वैक्सीन। बट उसका एक प्रिस्क्राइब्ड एज ग्रुप है और उसमें 2-3 टाइप्स की वैक्सीन है जिसके बेसिस पे आप आगे ये कर सकते हैं। 2 टाइप के वैक्सीन होते हैं उसमें, एक 2 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है सर्वारिक्स एंड 4 वैक्सीन का 4 स्ट्रेन्स का कॉम्बिनेशन है गार्डासिल। ये नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी कॉमन नाम है सोशल मीडिया पे और इस पर आप डॉक्टर को जाके सर्वारिक्स गार्डासिल पूछोगे, किसी को भी पूछोगे, सर्च करोगे इसके बारे में आपको सारी इन्फो मिल जाएगी। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बेसिकली सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। वॉट्स जो होते हैं, एक
प्रकार की स्किन की बीमारी है जो मेरी कलीग मैडम बाद में शायद बात कर सकते हैं प्रॉब्लली उसके बारे में, बिकॉज शी वुड बी देयर, या मेरे बाद जो डॉक्टर्स है। तो वॉट्स करके एक बीमारी होती है जो स्किन की कंडीशन होती है, जो कैंसर का एक पहला स्टेज हो सकता है, मतलब उससे कैंसर में कन्वर्जन हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर या फिर एनल कैंसर, टॉयलेट की जगह का जो कैंसर होता है वो सारे जेनाइटल कैंसर के लिए। तो उसके लिए ये वॉट्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ स्ट्रेन्स के लिए ये वैक्सीन होती है, ठीक है। इन शॉर्ट ये वैक्सीन हेपेटाइटिस बी, सी और एचपीवी वैक्सीन काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपने दूसरे वैक्सीन सुने रहेंगे, एप्स्टीन बार वायरस और वो सब, उसके लिए इतनी ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो 3 वैक्सीन फॉर यू टू रिमेंबर। एंड 9 to 26 इज द एज ग्रुप जिसमें सबसे कॉमनली यंग गर्ल्स को दिया जाता है ये एचपीवी वैक्सीन जो है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन वैक्सीन? ठीक है, आई प्रोसीड अहेड। कैंसर स्क्रीनिंग। ओके, वी कम टू स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग बेसिकली आपको कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये पता करने की तैयारी आप पहले से चालू कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग के एज क्राइटेरियाज है वर्ल्ड वाइड जो हम फॉलो करते हैं। अगर मैं चालू करूँ सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मोडालिटीज इन्वेस्टिगेशन है, जैसे एक्सरे, मैमोग्राफी, एमआरआई और वो सब, बट ये प्रूवन है। लेकिन इसके अलावा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके एक चीज़ होती है जिससे आप खुद आपका ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं घर में रह के। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसने कैंसर प्रिवेंट किया है, बट येस, इससे अगर आपको कोई गांठ है या कोई तकलीफ है ब्रेस्ट में तो जल्दी पता चल जाती है, तो फिर आप जल्दी आपके सर्जन के पास जा सकते हो, ब्रेस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हो, जो वो आपको बताएंगे कि बाबा ये तकलीफ है आपको, या आप ये अभी टेस्ट करवा लीजिए और ऐसे। तो इससे आपका कैंसर का रिस्क रिड्यूस वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ में तो हुआ नहीं है, बट आपको एटलीस्ट पता होगा कि हाँ मुझे कोई गांठ है, मुझे कोई तकलीफ है, दर्द हो रहा है, निपल डिस्चार्ज है, बहुत सारी चीज़ें, स्किन चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते हो, बगल में गांठ, ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेप होता है, जो 20 ईयर्स के ऊपर सारी लड़कियों को महीना आके जाने के बाद 7वें या 8वें दिन आपको खुद करना है 2 पोजीशंस में, एक सो के, दूसरे पोजीशन में खड़े रह के आईने के सामने, क्योंकि आपको आईने के सामने आपके दोनों ब्रेस्ट कंपेयर करके देखना है, ठीक है। ये आपको खुद करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको कोई चीज़ पे डाउट आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये कुछ तो नॉर्मल नहीं है, आप इमिजिएटली आपके डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जा सकते हैं, उनको दिखाइए, वो एग्जामिन करेंगे, आपको टेस्ट लिख के देंगे टू कंफर्म। टेस्ट जो भी है इज़ टू कंफर्म, क्योंकि बहुत सारी ब्रेस्ट की गांठें होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है जो आपको फील भी नहीं होगी, दिखेगी पब्लिक में, आपके पास, आपके दिमाग में है या नहीं, बट आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग इट कि कोई स्पेसिफिक चीज़ें यानी सर्जरीज है जिससे कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। ओके, सो देर आर सर्जरीज जिससे कैंसर का रिस्क कम हो सकता है, बट वो सारे पब्लिक के लिए नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पब्लिक के लिए होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री कैंसर के लिए स्ट्रॉन्ग है, 1। सेकेंड, जिनके अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, म्यूटेशन यानी आपके सेल्यूलर लेवल पे, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनती है, तो सेल्यूलर लेवल पे एक म्यूटेशन है जो एक पर्टिकुलर म्यूटेशन के लिए वो सर्जरीज प्रोफिलैक्टिक है। अच्छा, वो सारे केसेस में भी नहीं कर सकते, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कुछ केसेस में नहीं है। तो सबसे कॉमन जो है, आई थिंक किसी ने मुझे ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूछा था, somebody who had asked me, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने पूछा था ब्रेस्ट कैंसर कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क रिड्यूसिंग, मतलब उसका रिस्क कम करने के लिए सर्जरीज होती है, बट वो सिर्फ स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जिनको सेल्यूलर लेवल पे, सेल लेवल पे छोटे से ब्रेस्ट म्यूटेशन है। ये नाम आप शायद सुनोगे, नहीं सुनोगे, BRCA1, BRCA2 इसको हम बोलते हैं, BRCA1, BRCA2। अगर आप गूगल पे, न्यूज़पेपर्स में या आपके कोई नोन कॉन्टैक्ट्स में किसी को है तो ये 2 म्यूटेशन के नाम दिमाग में आप बैठा सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉमन, ठीक है। तो ये 2-3 ग्रुप्स है जिसमें, और एक ग्रुप होता है जिसमें हम रिस्क असेस करते हैं।
बहुत सारे मॉडल्स फॉलो करते हैं हम यूनिवर्सली, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दो लोगों में से किसी एक को ज़्यादा रिस्क हो सकता है, किसी को नहीं। तो वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक फैक्टर होता है सबसे इम्पोर्टेंट, उम्र। आप उम्र को रिवर्स नहीं कर सकते, उम्र सिर्फ बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। तो जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके कैंसर की रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है औरतों में, खास करके आपको पहला बच्चा कौन सी उम्र में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेस देन 30 में होता है, आपके रिस्क कम होते हैं कंपेयर टू जिन लेडी की मोर देन 30 में हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी 30 के बाद पहला बच्चा हुआ उनको कैंसर होगा ही नहीं। इससे आपका रिस्क बढ़ जाता है, बट उससे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आप रिस्क कम कर सकते हैं। तीसरा होता है कि आपको बच्चे हुए या नहीं। कुछ लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, कुछ लोगों को बच्चे मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट करके, इनफर्टिलिटी सब करके नहीं होते, तो उनके रिस्क ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली। जब मैं रिस्क की बात करती हूँ, इसका नहीं है कि 100% जिनको बच्चे नहीं हैं या जिनको लेट बच्चे होने वाले उनको कैंसर होगा, नहीं। जिनको उनके सिर्फ रिस्क बढ़ रहे हैं, परसेंटेजेस ऑफ रिस्क वेरिएबल है, क्योंकि आपके अंडरलाइन बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। आपकी हिस्ट्री है कि नहीं कैंसर की, आपका रहन सहन कैसा है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है। नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से। तो ऐसे तो यहाँ पे हर 95-98% लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ज़रूरी नहीं सब में कैंसर हो। बट ये सारे रिस्क होते हैं जो हमको दिमाग में रख के चलना चाहिए कि शायद मेरा रिस्क बढ़ सकता है। तो ये ध्यान में इसलिए रखना चाहिए कि आप स्क्रीनिंग एक जल्दी उम्र पे चालू करके, स्क्रीनिंग होता है कैंसर के लिए चेक करना, वो मैं बाद में आती हूँ। आई कम बैक टू स्क्रीनिंग, वो मेरा लास्ट टॉपिक है रिगार्डिंग दिस थिंग। सो ये एक चीज़ें होती है। ओके, ऑल्सो लेडीज़ में जो महीना आता है, तो महीना जल्दी आए लेट चला जाए, उसका जो पीरियड होता है, वो पीरियड में सबसे ज़्यादा कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं। ये एक सबसे वन ऑफ द कॉमन कॉजेज है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक रिस्क डिवाइड करते हैं, एक मॉडल्स होते हैं, उसमें एक परसेंटेज ऑफ रिस्क होते हैं। वो मैं यहाँ इतने कम टाइम में आपको नहीं बता पाऊँगी। तो मोर देन 20-25% अगर वो उन मॉडल्स के हिसाब से रिस्क बढ़ जाता है, तो आप एट हाई रिस्क है। आपने आई डोंट नो, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, एंजेलिना जोली के बारे में सुना रहेगा आपने। उन्होंने बहुत फेमस हो गए थे सडनली, अदर देन एक्टिंग उनकी वजह से। उन्होंने सर्जरी करवाई थी, दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए थे अपने, बच्चेदानी के बाजू में जो सैल्पिंगोफ्रेक्टमी जो ओवरीज होती है वो निकाल दी थी। वो कोई पब्लिसिटी गिमिक नहीं था, ठीक है। उनका पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री था BRCA2 म्यूटेशन के लिए उनकी मदर के साइड से। तो बिकॉज उनको वो रिस्क नहीं चाहिए था, उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए, दोनों ओवरीज निकाल दिए और अपना रिस्क मोर देन 98% से रिड्यूस किया। स्टिल 2% रिस्क पे है वो। तो उसके हिसाब से ये सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें कॉमन है, वो कोई पब्लिसिटी गिमिक नहीं था। वो लोगों ने उसको पब्लिसिटी बनाया, बट उन्होंने अपना रिस्क कम करने के लिए किया था, जो बहुत सारे लोग करते हैं। बट जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था, और कुछ नहीं। तो मे बी यंगस्टर्स जो है उनको शायद उन्होंने पढ़ा रहेगा गूगल पे, न्यूज़पेपर्स में, तो वो शायद रिलेट कर सकते हैं, जाके अपने घर पे बता सकते हैं। ओके, अदर देन सर्जरी आप क्या और तरीके से कैंसर के रिस्क को या कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं? एक होता है सर्विलियंस। सर्विलियंस होता है रेगुलर टेस्टिंग करना। तो अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के, आपको पॉजिटिव हिस्ट्री है, म्यूटेशन है, आपका रिस्क 20-25% हाई है वो मॉडल्स के हिसाब से, तो आपको एनुअली 30 इयर्स से चालू होके MRI विथ मैमोग्राफी, एक्सरे मैमोग्राफी। ओके, एक एक्सरे होता है, मैमोग्राफी एक टाइप का एक्सरे है, जैसे नॉर्मल आप चेस्ट एक्सरे निकालते हैं उसके कंपैरिजन में छाती के एक्सरे के, वैसे एक मैमोग्राफी ब्रेस्ट का एक्सरे होता है और एक MRI होता है। दोनों को कंबाइन करके हम मैंडेटरी एनुअल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप रख के दिमाग में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं जा सकते, लेकिन ये एक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि टेस्टिंग है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन समझिए आपका फैमिली रिस्क नहीं है, आपको कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली में कुछ नहीं है, और आप जस्ट आपको स्क्रीनिंग चालू करनी है, तो वो बेसिकली एक्सरे मैमोग्राफी आप चालू कर सकते हैं। एक उम्र होती है जिससे हम चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है सर्जरीज, प्रोफिलैक्टिक सर्जरीज हम इसको बोलते हैं, जिससे हम कैंसर रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। एक होता है सर्विलेंस टेस्टिंग। तीसरा होता है कीमो प्रिवेंशन। कुछ ड्रग्स होते हैं जिससे मतलब जिनको पता है कि मैं रिस्क पे हूँ अभी, तो वो डॉक्टर्स उनके लिए वो ड्रग्स चालू करते हैं जिससे वो रिस्क रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। इन शॉर्ट अभी तक के लिए ये इनफ है। एनी क्वेश्चंस ऑन सर्विलेंस और एनीथिंग? दूसरा
दूसरी बीमारियों में भी है रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज, बट उसके ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। जैसे पेट के कैंसर में है, जैसे आपके ओवेरियन कैंसर में है। ओवेरियन कैंसर में सिर्फ ओवरीज और वो निकालते, ब्रेस्ट को टच नहीं करते हैं अगर म्यूटेशन BRCA2 का है एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है। बहुत एक बचपन की बीमारी है, एक म्यूटेशन होता है जिसमें थायराइड निकाल देते हैं। बहुत सारी बीमारीज है जिसके लिए सर्जरीज होती है टू अवॉइड कैंसर रिस्क इन फ्यूचर। बट ये उन ग्रुप के लिए है जो रिस्क पे है, और वो ऐसे ही नहीं पता चलेगा ये लेक्चर अटेंड करके, मेरा लेक्चर सुन के, किसी और लेक्चर का। ये आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपको तकलीफ है तो आपको डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाना पड़ेगा, और आपका वो रिसेप्टिवनेस रखना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर डॉक्टर ने बोला है कोई टेस्ट करने या कुछ करने तो ये मुझे करना है। हर टेस्ट का एक सिग्निफिकेंस होता है, वो किसी वजह से बोला गया है आपको। अगर आपको मैमोग्राफी बोल रहे हैं या सोनोग्राफी बोल रहे हैं तो कोई रीज़न है आपको बोल रहे हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस प्लीज, we'll मूव अहेड। बाय द वे, उसमें किसी में जो अतड़ी का कैंसर होता है, बड़ी अतड़ी का, वो अतड़ी भी किसी में निकालनी पड़ती है। शायद किसी के रिलेटिव्स में या पहचान में हुआ रहेगा तो वो भी होता है, बट वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये सबसे कॉमन है। आई एम श्योर आप सब इंजॉय करोगे ये वाले टॉपिक को। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कुछ सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट। बहुत आपने मार्केटिंग देखा रहेगा ऑनलाइन, टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में कि कोई सप्लीमेंट्स, जैसे ताकत की जो चीज़ें होती है, विटामिन मिनरल्स, इससे लेने से कैंसर अवॉइड। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट प्लीज? आपने सुना रहेगा, किसी ने बोला रहेगा ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेंगे, ये दवाई लेंगे तो इससे कैंसर का रिस्क रिड्यूस हो सकता है। ओके, सो बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं इस पर। बहुत कॉमन विटामिन है, विटामिन A, D, E, आपके कुछ मिनरल्स है, सिलेनियम। ग्रीन टी बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने पीना चालू किया वज़न कम करने के अलावा कैंसर रिस्क रिड्यूस करने के लिए। और दूसरे बाकी सारे फॉलिक एसिड और वो सब सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन इनका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉपुलेशन में कैंसर रिस्क रिड्यूस हुआ है, जैसे चाइना एक कंट्री है जो आपको पता है काफ़ी फेमस हो गई है 3 साल पहले। सो दिस कंट्री में बहुत कॉमन है गैस्ट्रिक कैंसर, पेट का कैंसर। तो इस पेट के कैंसर को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे बहुत लोग सप्लीमेंट्स देते हैं। वहाँ पे स्टडीज़ वेरिएबल है क्योंकि उनका पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है लोगों का वो अलग है हमसे। हम इंडियन पॉपुलेशन अलग है, वो अलग है, वेस्टर्न पॉपुलेशन अलग है। तो हर पॉपुलेशन के हिसाब से स्टडीज़ डिफरेंट है, बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कोई कंक्लूसिव एविडेंस या स्टडी नहीं है कि ये दवाइयाँ लेने से आपका कैंसर का रिस्क कम हो जाए। नहीं, कहीं थोड़ा किसी को बेनिफिट हुआ है, बट ओवर